हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। स्वागत है आपका सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस यानी विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए, इसको हम क्या करेंगे कि एक एक चीज़ें पूरी तरह डिटेल में, जी हाँ गाइस, एक एक चीज़ें हम लोग पूरी डिटेल में एक एक लाइन में पढ़ूंगा और एक एक लाइन समझाते जाऊंगा। देखिए, पढ़ने का यही बेस्ट तरीका होता है कि आप एक एक लाइन एकदम डिटेल में पढ़ें। तो मैं इसी तरह पढ़ाऊँगा। और अगर मैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान भी स्टार्ट करता हूँ तो मैं भी उसको भी मैं एक एक लाइन पढ़ाऊँगा। इससे क्या होता है कि एक एक चीज़ें, कोई भी चीज़ नहीं छूटती, एक एक चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। पढ़ने का यही बेस्ट तरीका है। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। ये लेक्चर फर्स्ट होने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। इस पूरे हम चैप्टर को हो सकता है दो लेक्चर में यानी दो पार्ट में हम समाप्त करेंगे। उसके बाद अभ्यास का प्रश्न करेंगे। अभ्यास का प्रश्न भी दो पार्ट में या तीन पार्ट में खत्म, यानी 4 से 5 पार्ट में हम आप लोग का लेसन फर्स्ट खत्म करेंगे। ठीक है, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे एकदम डिटेल में एक एक चीज़ें पढ़ेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब। हमारे दैनिक जीवन में ये चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे फर्स्ट है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। ओके, यहाँ देखिए, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। ये कमरे का ताप क्या होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है। अगर मैं पूछ दूँ कि कमरे का ताप, इसका मतलब क्या है, तो देखिए, कमरे का ताप जो मतलब होता है ना, उसको एवरेज हम लेते हैं। क्योंकि जो कमरे का ताप होता है यानी जो रूम टेम्परेचर होता है, उसको लिया जाता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जी हाँ गाइस, जो रूम टेम्परेचर होता है यानी कमरे का ताप होता है, वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक माना जाता है। और अगर आप इसको अगर फ़ारेनहाइट में, ये तो डिग्री सेंटीग्रेड हो गया ना, अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करते हो ना, तो वो 59 से लेकर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आता है। देखिए, डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट को एक दूसरे में चेंज करने का फार्मूला होता है ना, C/5 इक्वल टू, ठीक है, F-32/9, ये होता है फार्मूला। अगर आप याद करना चाहो तो कर लो, नहीं तो ये आगे चलकर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, यानी आप समझ गए कि कमरे का ताप यानी रूम टेम्परेचर क्या होता है। वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का जो ताप होता है वही रूम टेम्परेचर होता है, कमरे का ताप होता है। तो वही लिखा है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। सेकेंड है कि लोहे का तवा या तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। आर्द्र वायुमंडल मतलब वायुमंडल तो आप समझते ही है, और वायुमंडल आर्द्र बोल रहा है मतलब जिसमें नमी हो। ठीक है, वैसा वायुमंडल। तो लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। या फिर अंगूर का किण्वन हो जाता है। देखिए, अंगूर का किण्वन हो जाता है, इससे क्या मतलब है। किण्वन का मतलब हम समझते हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है किण्वन, कि किण्वन क्या होता है। देखिए, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे आप देखे होंगे, जैसे अंगूर ही हो गया, जैसे ये अगला अंगूर इसी में है ना कि अंगूर का किण्वन हो जाता है। तो जैसे अंगूर को आप जब कई दिनों तक छोड़ देंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि वो सड़ने लगता है। अब सड़ता क्यों है, तो इसका कारण इसके पीछे का राज जो है ना, वो है जैसे उसमें कई सारे कीटाणु आ जाते हैं, छोटे छोटे कीटाणु जिनको आप जीवाणु विषाणु बोलते हैं। और वे उनके ही कारण ये सड़ने लगता है। उन कीटाणुओं का वो बहुत प्रकार के अम्ल छोड़ते हैं, उसके अलावा बहुत प्रकार के रासायनिक पदार्थ छोड़ते हैं, उसके कारण ये अंगूर सड़ने लगता है। तो किसी भी मतलब एक तरह से चीज़ का जैसे सड़ना हम तो नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे कोई भी चीज़ हो गई, उसको आप खुले वायु में ऐसे छोड़ देंगे ना, तो उसमें कुछ घंटों के बाद, ठीक है, लगभग 15-20 घंटों के बाद उसमें मतलब कुछ विषाणु जो होंगे अम्लीय पदार्थ छोड़ने लगते हैं, जिसके कारण उसका मतलब स्वाद खट्टा होने लगता है। जैसे आटा है ना, आपके घर का आटा जिसको आप गूँध कर रोटियाँ पकाते हैं, तो उसको आप सान कर केवल गूँध कर छोड़ दोगे रात भर, सुबह देखोगे ना उसका स्वाद चीखोगे तो कुछ नॉर्मली थोड़ा थोड़ा खट्टा हो गया होगा। तो किण्वन का मतलब यही होता है। किण्वन का मतलब क्या होता है, अगर इसकी डिफिनीसन आप देना चाहो ना, तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। किण्वन क्या है, एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें क्या होता है कि जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, जटिल कार्बनिक यौगिक, वो क्या होते हैं कि कुछ सजीवों की सहायता से सरल
कार्बनिक यौगिकों में टूट जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे दूध भी है, दूध को आप छोड़ देंगे ना कई घंटों तक, तो वो धीरे धीरे उसका स्वाद खट्टा होने लगेगा। यानी दूध एक जटिल पदार्थ है और उसमें कई घंटों के छोड़ देने के बाद क्या होता है कि जो विषाणु होते हैं वो कुछ अम्लीय पदार्थ छोड़ने लगते हैं और वो धीरे धीरे खट्टा होने लगता है। तो यही किण्वन होता है। आई होप आप किण्वन समझ गए होंगे। अगर इसकी टेक्निकली अगर आप परिभाषा मतलब दें तो किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें या इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से क्या होते हैं कि सरल कार्बनिक यौगिक विघटित हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। ठीक है, ओके, एक मिनट, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, तो आई होप आपको किण्वन का भी मतलब समझ में आ गया होगा। और भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये क्या करते हैं हम लोग? ये हम करते हैं अपने सारे मतलब दैनिक जीवन में ये सारी क्रियाएं हम लोग करते हैं या देखने को मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इनसे क्या आशय है कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। सही बात है। जैसे जैसे अंगूर का किण्वन हो जाता है, तो किण्वन होने का क्या मतलब कि पहले अंगूर अच्छा होता है, बाद में थोड़ा सड़ने टाइप का हो जाता है या उसका स्वाद थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, या भोजन पकाया जाता है तो भोजन पकाने से पहले और पकाने के बाद उसकी बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलता है उसमें। तो वही बोल रहा है कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, यानी ये 9th की बात कर रहा है। ठीक है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ओके, यानी किसी भी पदार्थ में जब एक रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम वहाँ कह सकते हैं कि एक क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे हम बोल सकते हैं जैसे दूध से दही बन जाता है तो वहाँ क्या हुआ, एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ क्या हुई, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम लोग। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ओके, ये क्वेश्चन है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। ओके, क्रियाकलाप करते हैं। चलिए, ये फर्स्ट क्रियाकलाप है, यहाँ नीचे आप लोग देख सकते हो। एक मिनट, ओके, यहाँ आप फर्स्ट ये क्रियाकलाप है। चलिए इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखा गया है, क्या क्या चीज़ें किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। देखिए सावधानी आगे लिखा है। ठीक है, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले, उचित होगा। ओके, यानी ये एक तरह से प्रयोग है कोई। चलिए क्या है, देखिए लगभग 3-4 cm यानी यहाँ सेंटीमीटर है। ठीक है, 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रिगमाल से रगड़कर साफ करें। देखिए ये मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, जैसे मैं ये एक मैग्नीशियम का मतलब काफ़ी सारा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं तार होता है। मैग्नीशियम रिबन मतलब कुछ नहीं, एक मैग्नीशियम धातु का तार। ठीक है, तो मैग्नीशियम धातु के ये जो तार होता है उसको रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लेते हैं। अब ये रेगमाल क्या होता है, तो देखिए रेगमाल जो होता है ना, वो एक प्रकार का, मैं बता दूं कि कचरा साफ करने का एक प्रकार का पेपर होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपके घर अगर जंगले होते हैं ना, जंगले उंगले, तो मतलब लगे होते हैं घरों में, और पुराने हो जाते हैं विदाउट पेंटिंग का आप रखते हैं, तो बाद में पेंट करने के लिए उसमें से हम अपनी भोजपुरी लैंग्वेज में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं मुर्चा। ठीक है, यानी उसको साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी रेगमाल का उपयोग करते हैं। शायद मतलब इसका मैं स्क्रीन पे आपको इमेज ऐड कर दूंगा तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि रेगमाल क्या होता है। तो वही रेगमाल होता है जो मैग्नीशियम रिबन की धातु को मतलब साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए, तो रेगमाल क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, ये भी आप समझ गए। आगे चलते, इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप। ठीक है, स्पिरिट लैंप, देखिए ये स्पिरिट लैंप क्या होती है, जैसे पुराने ज़माने में आप लोग खरीदे भी होंगे, देखे भी होंगे, एक मिट्टी तेल से इसको जलाया जाता था। मैं स्क्रीन पे ऐड कर दे रहा हूँ, इसका इमेज आप देख लीजिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिरिट लैंप बोलते हैं। ये मिट्टी के तेल से जलाया जाता है। या बर्नर मीन्स मतलब कोई भी हम ऐसा एक मतलब एक तरह से बोल सकते हैं इक्विपमेंट जो मतलब गैस के माध्यम से जिसको जलाया जैसे आपके घर का चूल्हा होता है ना, यानी गैस जिस पे आप खाना बनाते हैं उसका चूल्हा होता है, उसको हम बर्नर बोल सकते हैं। तो स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए, यानी मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से हम रगड़ कर उसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद इसको चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर की सहायता इसका दहन करते हैं, यानी उसको जलाते हैं, जैसे यहाँ क्रिया में आपको दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ देखिए इसको चिमटे से पकड़कर ये इसको जलाया जा रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, ओके, तो क्या होता है,
आगे देखते हैं, इसका दहन किए तथा इससे बनी राख को, ओके, इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। ओके, क्या करना है इसको कि वॉच ग्लास में इससे बनी जो राख निकलेगी उसको इकट्ठा कर लेते हैं। ये वॉच ग्लास क्या होता है, तो देखिए वॉच ग्लास कुछ इस प्रकार का एक बर्तन होता है जो लैब में उपयोग होता है। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं, जैसा कि चित्र 1.1 में, यानी ये चित्र 1.1 है में दिखाया गया है, मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। ओके, यानी दूर रखना है। आपने क्या प्रेक्षण किया, अब इसमें हमने इतना प्रेक्षण कर लिया, तो इसमें क्या हुआ, चलिए आगे चलते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या हुआ। ओके, यहाँ मैं सेकंड पेज पे आ गया हूँ। देखिए क्या हुआ, आगे देखते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, यानी जो जलकर राख बनती है ना, वो क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, देखिए इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने मैग्नीशियम को तो हम लोग जला रहे थे, जैसे Mg जो था यानी मैग्नीशियम, उसको जला रहे थे वायु में, यानी वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और यह दोनों मिलकर क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। क्लियर है, तो इस प्रकार यहाँ लिखा है कि यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, यानी जो मतलब जलकर नीचे गिर जाता है, ठीक है, वॉच ग्लास में इस तरह राख टाइप का, वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है, जो किस रंग का होता है, श्वेत, चमकदार श्वेत लौ के माध्यम से मैग्नीशियम का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित होता है, उसका रंग क्या होता है, श्वेत होता है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में। क्लियर है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए क्या हुआ। आगे चलते हैं, आगे यहाँ हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1.2 में देखते हैं कि क्रियाकलाप 1.2 क्या है। देखिए एक परखनली में लेड यानी शीशा, लेड यानी जिसको हम पीबी से प्रदर्शित करते हैं, शीशा वही पीबी जिसको हम लेड बोलते हैं, शीशा बोलते हैं। नाइट्राइट का घोल लीजिए। ओके, हमें पीबी यानी लेड नाइट्राइट का घोल लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें पोटेशियम आयोडाइड, यानी इसमें हमें डालना है क्या, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम को मतलब पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, Ki। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को हम Ki से प्रदर्शित, Ki उसका फार्मूला होता है, ठीक है, का घोल मिला दीजिए। आपने क्या प्रेक्षण किया, ओके, इसमें क्या प्रेक्षण हुआ, इसको मतलब बता रहा है। तो देखिए जब हम यहाँ मैं 1 मिनट यहाँ मैं ले लेता हूँ क्रियाकलाप 1.2 के लिए। देखिए एक प्रणाली में लेड यानी शीशा, ठीक है, नाइट्राइट का घोल लीजिए। ओके, लेड नाइट्राइट का क्या होता है, देखिए PbNO3 होता है, PbNO3 ट्वाइस होता है, ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल लीजिए, मतलब उसी में लेना है, यानी उससे अभिक्रिया कराना है एक तरह से। किसका, पोटेशियम आयोडाइड का, तो Ki पोटेशियम आयोडाइड होता है। अब क्या होता है यहाँ हमें बताना है। तो देखिए जब इनको दोनों को हम एक साथ लेंगे, यानी एक तरह से कहने का मतलब इन दोनों का हम अभिक्रिया कराएंगे, तो वह क्या होगा कि आपका लेड आयोडाइड, ये Pb और ये यहाँ से आयोडाइड मिलकर क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड, ठीक है, PbI, और उसके अलावा KNO, ठीक है, क्या बनाएगा, KNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये KNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल है, KNO3 नाइट्रिक अम्ल है। तो ये कुछ इस प्रकार की ये अभिक्रिया हो जाएगी। बस ये क्रियाकलाप 1.2 का यही मतलब है, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, तो लेड आयोडाइड और नाइट्रिक अम्ल KNO3 का निर्माण होता है। बस यही इसका आंसर है। आपने क्या प्रेक्षण किया, तो यही इसका आंसर कि लेड आयोडाइड और नाइट्रिक अम्ल का ये दोनों मिलकर निर्माण करते हैं। बस खत्म, क्रियाकलाप 1.2 खत्म। चलिए क्रियाकलाप 1.3 पढ़ते हैं। देखिए क्रियाकलाप 1.3 क्या है कि एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। देखिए शंक्वाकार फ्लास्क क्या होता है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये नीचे, 1 मिनट मैं नीचे करता हूँ, ये आप देख रहे हो ना, ये शंक्वाकार क्या है, एक फ्लास्क है। फ्लास्क यानी वो एक कांच का बर्तन, ठीक है, जो लैब में यूज होता है, या प्रखनली आप जानते होंगे, वो भी क्या होता है, एक मतलब कांच का बर्तन ही होता है जो लैब में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ओके, इसमें क्या आपको रखना है कि इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रखना है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। उसके बाद क्या करना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए तनु
मैं इसका फार्मूला बता देता हूँ। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है, HCl को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और तनु देखिए जो दो चीज़ें होती है, एक तनु एक सांद्र। तनु मतलब जिसमें जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, और सांद्र मीन जिसमें जल की मात्रा कम हो। तो एक ऐसा हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है जिसमें मतलब अधिक जल की मात्रा हो। तो वही कह रहे हैं कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, जिसको तेजाब बोलते हैं, H2SO4 होता है, ये उसका फार्मूला आपको लेना है। किस में, एक फ्लास्क या एक प्रखनली में। उसके बाद क्या करना है, अम्ल मिला दीजिए। एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए और कुछ दानेदार जिंक लेना है। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। यानी देखिए इस यहाँ देखिए, इसमें सबसे पहले हमें जिंक लेना है, उसके बाद इसमें हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देना है। यहाँ सावधानी लिखा है कि अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। ओके, चलिए, ये तो हम प्रयोग नहीं कर रहे। अगर आप सच में प्रयोग कर रहे हैं और अम्ल लिए हैं तो सावधानियाँ बरतिएगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आगे लिखा है कि क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ जस्ते के जो दाने हैं वहाँ क्या कुछ होता दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हाँ, यहाँ मतलब जब आप ऐसा करोगे ना तो यहाँ आपको मतलब काफ़ी बुलबुले एक तरह से मतलब उबलन टाइप का यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जैसे पानी उबलता है उस टाइप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पूछता है कि शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली को स्पर्श कीजिए, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ। तो हाँ, ऐसा आप देखोगे कि इसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है और यह क्या हो जाता है, यह बिल्कुल गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, यह बिल्कुल गर्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए आगे यह चीज़ें लिखिए कि ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और वो कौन कौन से, जैसे अवस्था में परिवर्तन हो गया, यानी किसी कोई चीज़ हम लेते हैं उसका अवस्था में परिवर्तन हो गया तो हम कह सकते हैं वो वहाँ कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या रंग में भी परिवर्तन हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, या गैस का निकास यानी वही उत्सर्जन हो सकता है, और तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। आई होप यहाँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। सही बात है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। ओके, ये तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन था, ये जो चीज़ें सब लिखी गई थी। चलिए अब मेन यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। देखिए, चूँकि आप सोच रहे होंगे कि इतना पढ़ने की क्या हो सकता है, एक एक लाइन तो है यार, यही तो है। इस तरह अगर आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी, और ऊपर आप पढ़ोगे ना तो आप भूल जाओगे कुछ दिनों में। तो ऐसे एक एक लाइन पढ़ना, यही पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, चलिए यहाँ सबसे पहले देखते हैं ये रासायनिक समीकरण। ओके, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतीकात्मक रूपों का अध्ययन करेंगे। चलिए आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, जब क्या होता है कि एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वे क्या करते हैं, किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक बार मैं और फिर से मतलब आपको बता दूं इसकी डिफिनीशन, आप लिख भी लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो इसकी डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और उस नए पदार्थ मतलब जो नया पदार्थ बनता है वो क्या होता है कि उसमें देखिए उसके ताप में परिवर्तन हो सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन, ये सब ऊपर लिखा है ना, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनीशन क्लियर हो गई कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। वे अभिक्रिया जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए यहीं पे हमने देखा ये Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो क्या है यहाँ, ये इधर वाले, ये देखिए ये तीर है, तीर के जो इधर वाली ये जो जितनी चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अभिकारक। आप ये चीज़ याद रखिएगा, आगे काम आएगा। अभिकारक, इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये अभिक्रिया के मतलब ये जो तीर है इसके इधर वाला जो जितना भी पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम उत्पाद बोलते हैं। यानी अभिक्रिया
के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको उत्पाद, और जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो आई होप आप रासायनिक अभिक्रिया के डिफिनीशन समझ गए होंगे, और ये एक फर्स्ट इसका ये एग्जाम्पल भी। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं रासायनिक समीकरण क्या होती है। यहाँ पे चलिए मैं एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ता हूँ, नहीं तो देखिए मैं रासायनिक समीकरण आपको आसानी से बताकर आगे भाग सकता हूँ, लेकिन ये आप एक एक डिटेल में पढ़ेंगे ना तो ये काफ़ी दिनों तक आपको याद रहेगा, और एक्चुअली आपको इसका फील होगा कि रासायनिक समीकरण होती क्या है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सही बात है, हमने ये क्रियाकलाप 1.1 में देखा था। आगे पढ़ते हैं, परिवर्तित हो जाता है वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। यानी एक हम ऐसे बोले कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये वाक्य के रूप में क्या होता है कि एक काफ़ी बड़ा विवरण हो जाता है। इसको हम संक्षिप्त रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो संक्षिप्त रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू और ये तीर का निशान इक्वल टू नहीं, ये एक तीर का ऐसे निशान होता है और तीर के निशान के इधर लिख देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह क्या है, एक रासायनिक समीकरण है, इसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। या फिर इससे भी छोटा कुछ चीज़ हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैग्नीशियम का हमने यहाँ लिख दिया मैग्नीशियम, यहाँ हमने ऑक्सीजन लिख दिया, और यहाँ हमने MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन सभी का हमने फार्मूला लिख दिया। तो इससे भी छोटा हो सकता है, तो इस तरह लिखिए भी या उस फॉर्म में लिखिए। ये दोनों क्या है, मतलब इनको हम बोल सकते हैं कि रासायनिक समीकरण है। अब मैंने आपको पहले ही अभी बता दिया कि जो ये तीर होती है ना, तीर के इधर वाली जितनी भी चीज़ें होती है उसको अभिकारक बोलते हैं, और तीर के उधर वाली जितनी भी चीज़ें होती है उसको उत्पाद बोलते हैं। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ चलिए यहाँ से फिर मैं एक बार पढ़ लेता हूँ कि चलिए शुरू से ही पढ़ लेता हूँ। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण आता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। सही बात है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण, ओके, ये शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। ओके, ऊपर दी गई अभिक्रिया यानी यहाँ ऑक्सीजन और मैग्नीशियम मिलकर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ये उसका क्या है, एक शब्द समीकरण है। ठीक है, यह क्या है, शब्द समीकरण है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। सही बात है, होता ही है। इन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी देखिए जो ये एक दूसरे में ये भाग लेते हैं ना, यानी एक दूसरे से क्रिया करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद बोलते हैं। नहीं, इसके फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। ओके, तो यहाँ देखते हैं। देखिए शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। सही बात है, अभी जो हमने देखा ना ये वाला, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं, तो इनके बीच का जो ये परिवर्तन, इसको ये बीच में एक तीर का निशान लगाकर दर्शाते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। अभिकारकों के बीच, ठीक है, अभिकारकों के बीच योग यानी प्लस, ये देखिए बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर यानी इस तीर के इधर बाईं ओर, ठीक है, यानी LHS साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। इस प्रकार उत्पादकों के बीच भी योग, यानी यहाँ देखिए यहाँ तक केवल एक उत्पाद है और कई सारे उत्पाद होंगे तो उनके बीच ऐसे प्लस प्लस चिन्ह लगाकर हम मतलब चीज़ों को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो वही बोल रहा है कि इसी प्रकार उत्पादकों के बीच, ठीक है, एक मिनट, इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर यानी तीर के इधर दाईं ओर राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर, यानी तीर का सिरा हमेशा देखिए उत्पाद की ओर होता है, न कि इस तरह अभिकारक की ओर, ये गलत हो जाएगा। और बीच में ये तीर का ही चिन्ह होता है हमेशा, न कि बराबर का कहीं चिन्ह होता है। अगर कहीं बराबर का चिन्ह आ जाए तो वो गलत, वो नहीं होता है, ठीक है, वो ऐसा नहीं दर्शाते हैं। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। मतलब यह क्या होता है, यह तीर का जो निशान है यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। मतलब इधर पदार्थ आपस में मिल रहे हैं और मिलने के बाद इधर अभिक्रिया
हो रही है, मतलब अभिक्रिया के बाद ये पदार्थ बन रहे हैं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये आई होप आपको लोग रासायनिक समीकरण भी समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। अगर इसकी टेक्निकली मतलब अगर हम डिफिनीशन दें कि रासायनिक समीकरण क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया तो हम लोग पहले ही समझ गए, और रासायनिक समीकरण क्या होती है इसकी अगर टेक्निकली अगर आप डिफिनीशन लिखे तो आप लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए इसको नोट्स में कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर आपस में मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके नाम, प्रतीक अथवा सूत्रों द्वारा लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ना कि इसके नाम, प्रतीक अथवा सूत्रों द्वारा लिखते हैं, तो इस रासायनिक जो अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जो ये रासायनिक अभिक्रिया होती है इसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं या इसको हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्लियर है? एक बार मैं और डिफिनीशन अच्छे से आपको बता देता हूँ। देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके नाम, प्रतीक अथवा सूत्रों द्वारा लिखते हैं तब वह रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। और जैसे में आप लोग लिख सकते हो इसी चीज़ को, ये इसी चीज़ को लिख सकते हो, या ऐसा भी लिख सकते हो कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये तीर का निशान और इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? ये चीज़ आप लोग लिख सकते हो। तो चलिए अब इस साइड को मैं इस पन्ने को हटाता हूँ, 1 मिनट। ओके, इसको मैंने हटा लिया। तो आई होप यहाँ आपको रासायनिक समीकरण भी क्लियर हो गया होगा। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई, रासायनिक समीकरण क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और उत्पाद क्या होता है और अभिकारक क्या होता है। ये 4 चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे अब तक अच्छे से। चलिए आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखना, मतलब रासायनिक जो समीकरण है उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आप मतलब पहले ये जान चुके हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? क्वेश्चन है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। सही बात है, जैसे हमने लिखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू नहीं, वो बीच में तीर वाला निशान, और उधर लिखा हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड, हिंदी में पूरा आपका पूरा। लेकिन उससे भी संक्षिप्त रूप क्या है कि उसके हम फार्मूले द्वारा ऐसे दर्शाते हैं। तो वहीं यहाँ पे बता रहा है कि क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह यानी शब्द समीकरण से भी संक्षिप्त विधि है, तो है यहाँ ये वाली विधि है। तो ही शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे मैग्नीशियम यानी Mg प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, ये मिलकर MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये निर्माण करते हैं। क्लियर है ये चीज़ें? चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे, यहाँ आगे देखते हैं। तो चलिए देखिए, देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आपको काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रह जाएगा। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। जैसे ये मैग्नीशियम, 1 मिनट, ये पेन अच्छी नहीं चल रही यार, कोई दूसरी पेन ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैग्नीशियम है प्लस इधर आपका देखिए मैग्नीशियम के बाद ये आपका ऑक्सीजन यानी O2 है, इधर ये मिलकर उत्पाद बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब देखिए यहाँ अभी पीछे आपने देखा कि मैंने यहाँ 2 MgO लिखा था, ठीक है, 2 MgO। तो देखिए ये मैंने संतुलित कर लिखा था, जैसे Mg है ना, Mg प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, इधर मिलकर मैंने 2 MgO अभी पीछे आपने देखा मैंने लिखा था, ठीक है, पीछे यानी रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण में। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण, ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है ये आगे अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहीं पे आपको बताता हूँ, नहीं तो ये उदाहरण देकर और ये उदाहरण देकर आपको काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन होने लगेगा। देखिए क्या होता है कि जो मैग्नीशियम होता है ना, इस पर +2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे -1, ठीक है, -1 मतलब -1 चार्ज होता है, और यहाँ 2 लिखा गया, यानी इस पर भी 1 मिनट, देखिए यहाँ 1 मिनट, सॉरी, ये 1 नहीं, यहाँ पे भी -2 चार्ज होता है, ठीक है, जो लेकिन ये निगेटिव चार्ज होता है। जैसे हम H2O लिखते हैं ना, जल का फार्मूला H2O, तो यहाँ -2 चार्ज होता है, यहाँ +2 चार्ज होता है। देखिए ये किसी भी फार्मूले में ये आप देखेंगे ना,
ये प्लस माइनस वाला चार्ज आपस में बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। इधर MgO है, मैग्नीशियम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। तो देखिए 2 अणु है तो यहाँ इसलिए मैंने यहाँ 2 लिख दिया आगे कि 2 MgO, यानी हम लोग के ऑक्सीजन क्या हो गए 2 हो गए और मैग्नीशियम आपके 2 है तो यहाँ भी 2 आपको लगाना पड़ेगा। तो वहाँ मैंने मतलब संतुलित नहीं किया था, शॉर्ट में 2 MgO लिखा था। ये आगे हम पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, और आगे उनके डिटेल में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे और उनको संतुलित भी करेंगे। तो आप इस पर मतलब ज़्यादा घबराइएगा मत अभी, ठीक है। चलिए, हालांकि आपने 9वीं कक्षा में ये संतुलित करना आपने सीखा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं साइड में रख लेता हूँ, 1 मिनट, ओके। तो यहाँ पे ओके, ये इसके बाद हम आगे चीज़ें चलते हैं। ये पेन ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए 1 मिनट यार, ये दिक्कत कर रहा है, ओके। देखिए तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें, यानी इनकी वही गिनकर कह रहा है कि तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यदि है तो समीकरण संतुलित है, ओके, आ ही गया। यानी दोनों परमाणुओं की संख्या समान है तो समीकरण क्या है, संतुलित है। यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। यानी अगर दोनों ये परमाणु, जैसे मैग्नीशियम इधर कितना है, इधर उतना है, और इधर ऑक्सीजन कितना है, इतना इधर है, अगर है तो समीकरण को हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण है, अगर नहीं है तो बोलेंगे वो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन O2 लिखने का मतलब 2 है, इधर कितना है 1 है, तो फिर ये संतुलित नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि वो संतुलित है कि असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। इसमें बराबर नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम का 1 अणु, इधर मैग्नीशियम का 1, यानी दोनों का यहाँ तो द्रव्यमान मैग्नीशियम का बराबर है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया, यानी इधर द्रव्यमान में दिक्कत हो गई क्योंकि इधर ज़्यादा हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है, यानी ये ढांचा समीकरण बोल रहा है, एक बस ढांचा समीकरण है। यहाँ संतुलित और असंतुलित से कोई अभी मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आगे इसके बाद यही टॉपिक आ जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या होती है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, और यहाँ ये टॉपिक है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो देखिए साफ साफ मैं यहाँ पे एक डिफिनीशन, आपको 2 डिफिनीशन बताता हूँ, आप याद रख लीजिए। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, जैसे ये तीर है ना, तीर के इधर अगर इधर जितने मैग्नीशियम है या कोई भी समीकरण ले ले, इधर एक धातु लेते हैं और इधर एक, वही धातु समान मात्रा में रहनी चाहिए। जैसे इधर मैग्नीशियम 1 है तो इधर भी मैग्नीशियम 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 रहना चाहिए। तो ऐसी समीकरणों को हम संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। और अगर ये मतलब बराबर नहीं रहता है तो उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो देखिए यहाँ द्रव्यमान बराबर नहीं है, यानी मैग्नीशियम यहाँ मान लीजिए 1 अणु है तो यहाँ मैग्नीशियम के 1 अणु, यानी मैग्नीशियम का द्रव्यमान समान है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, इधर 1 है, यानी ऑक्सीजन के द्रव्यमान समान है, यानी द्रव्यमान एक तरह से बोले तो भिन्न है। तो इसके आधार पे हम क्या देते हैं कि हम लोग डिफिनीशन देते हैं कि ऐसी रसायन मतलब संतुलित समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या डिफिनीशन देंगे। तो सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण की डिफिनीशन देखते हैं। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण होती हैं जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये है कि अभिकारक में मतलब जितने भी अणु परमाणु जो भी हैं, यानी जितनी भी धातुएं हैं, उनका द्रव्यमान उत्पाद में उपस्थित अणुओं के बराबर होना चाहिए। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ठीक है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी जितने इधर अणु है इतने भी उधर अणु होने चाहिए, सामान्य भाषा में आप समझ जाइए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण वे होती हैं जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन मतलब कहने का मतलब अगर इधर मैग्नीशियम 1 है तो इधर भी मैग्नीशियम 1 होना चाहिए, तभी तो द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर होगा। अगर इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी होगा। क्लियर। तो आप संतुलित रासायनिक समीकरण की डिफिनीशन समझ गए कि संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण होती है जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। क्लियर है। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगी, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती हैं। जैसे ये नहीं कर रहा है, दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर नहीं है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण के जगह पे आप इसका मतलब यही लिख देंगे उदाहरण, और संतुलित रासायनिक समीकरण की जगह आप क्या उदाहरण लेंगे। तो चलिए इसको संतुलित कर लेते हैं। जैसे आपका मैग्नीशियम है
प्लस ऑक्सीजन है, ये मिलकर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बना। ठीक है, अब देखिए इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ मैं 2 लगा देता हूँ, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन मैग्नीशियम 2 हो गया, लेकिन इधर मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ भी मैं 2 लगा देता हूँ। अब देखिए ये पूरी तरह से संतुलित हो गई, इधर मैग्नीशियम 2, इधर मैग्नीशियम 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन, ये आगे है तो इसका मतलब ये भी 2, यानी ये पूरी तरह से संतुलित हो गई। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण हो गया और ये असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे चलते हैं, 1 मिनट। तो वही यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, यहाँ पे हमें बता रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। तो देखिए इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, ये तो आप 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे, जिसका आपने 9वीं कक्षा में, ओके यहाँ लिख भी दिया, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। ओके, यानी यहाँ देखिए जैसे ऊपर यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया मतलब कर रहे हैं एक दूसरे से, तो अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद इनका द्रव्यमान सेम रहेगा, उनका नष्ट नहीं होगा, कोई भी नष्ट नहीं होगा। तो वही यहाँ पे चीज़ें लिख रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है। ठीक है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। वो तो हमने देखा ही कि जितना तीर के इधर द्रव्यमान तीर के उधर द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अगर ना हो तो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती। देखिए प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहने का मतलब कि 1 mg लेते हैं तो 1 mg का जितना द्रव्यमान है अभिक्रिया से पहले 1 mg का अभिक्रिया के बाद उतना ही रहेगा। ठीक है, mg यानी वही मैग्नीशियम धातु। ठीक है, तो यही समान रहती है, इसलिए हमें देखिए यहाँ कंकाली नहीं है, यहाँ रासायनिक समीकरण, यहाँ गलत ये लिखा है, मैं काटा हूँ पहले से, इसलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? ओके, ये ऊपर वाला 1.2 यानी अभी हमने जो देखा ये 1.2 क्या संतुलित है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आइए हम रासायनिक समीकरण को क्षरबद्ध संतुलित करना सीखें। ओके, संतुलित करना सीखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन है कि क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है, ये ऊपर वाली तो नहीं है, हमने देखा ये नहीं है, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम 1 यहाँ मैग्नीशियम 1, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है इधर 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि नहीं है, संतुलित नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन एक और अधिक है एक और कम है, मैग्नीशियम तो है दोनों और बराबर, लेकिन ऑक्सीजन एक तरफ अधिक है एक तरफ कम है। ओके, तो चलिए आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। ओके, हम रासायनिक समीकरण को अब चरणबद्ध संतुलित करना सीखते हैं कि कैसे हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, यानी क्रियाकलाप हमने 1.3 में देखा था, क्या देखा था कि जब जिंक अभिक्रिया करता है किससे? सल्फ्यूरिकल अम्ल से। जिंक जब अभिक्रिया करता है सल्फ्यूरिकल अम्ल से तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, ये हमने देखा था 1.3 में, पता नहीं मुझे याद नहीं है। हाँ, वो मतलब वो बीकर वाला, उसमें हमने अभिक्रिया नहीं लिखा था, जिसमें हमने देखा था कि गर्म हो जाता है वो बीकर, तो उसमें हमने अभिक्रिया पूरा नहीं लिखा था, लेकिन इसको हमने पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए उसका मेन यही था कि जिंक जो सल्फ्यूरिकल अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम जिंक के चूर्ण में जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या होगा, तो वहाँ तो हमने बस ये पढ़ा था कि वहाँ बुलबुले उठने लगते हैं और पूरी जो शीशा का बर्तन होता है वह गर्म हो जाता है, लेकिन हमने उससे आगे नहीं पढ़ा था। तो उससे आगे यहाँ देखते हैं। देखिए क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। किस प्रकार? जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह क्या करता है कि जब आपस में अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट का और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का। उपरोक्त शब्द समीकरण, ये तो शब्द समीकरण हो गई, को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। ओके, इसको हम रासायनिक समीकरण से दर्शाते हैं। जैसे जिंक है तो जिंक को हम Zn लिखते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, जिसको हम लोग तेजाब भी बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद तो ये मिलकर क्या बोलते हैं कि जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 क्या ZnSO4 का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। क्लियर है? देखिए आगे चलते हैं।
आइए समीकरण 1.3 यानी ये समीकरण जो 1.3 है में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। ओके, इसमें संख्या की तुलना करना है। आगे मतलब आगे ये काफ़ी दिया है लेकिन यहीं पे तुलना कर लेते हैं। जैसे जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। और देखिए सल्फेट, देखिए आप इसको अलग अलग मत लीजिएगा, जैसे एस अलग ले लिए और ओ अलग ले लिए, हालांकि ले सकते हैं लेकिन ये सल्फेट का एक परमाणु है तो आप इसको अकेले ही लीजिएगा। तो SO4 ये सल्फेट का एक परमाणु है, इधर भी देखिए सल्फेट का एक परमाणु है। इस पे देखिए कितने, जो सल्फेट होता है ना SO4, इस पे -2 चार्ज होता है। ठीक है, कितना होता है, -2 चार्ज होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो हाइड्रोजन है इस पे +1 चार्ज होता है, इसलिए इस यहाँ 2 लिखा है क्योंकि 2 हाइड्रोजन हो गए तो 1+1+2 प्लस हो जाएगा, यानी 2+ हाइड्रोजन पे और -2 यहाँ सल्फेट पे। तो ये एक फार्मूला का निर्माण हो गया। मैंने आपको बोला कि भी कोई भी फार्मूला रहेगा तो उस पर मतलब जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज समान मात्रा में रहेंगे। और देखिए यहाँ जो जिंक है, जिंक पे +2 चार्ज होता है। जो जिंक है ना इस पे +2 चार्ज होता है। तो यहाँ देखिए जिंक पे +2 चार्ज और SO4 जो सल्फेट है इस पे तो -2 चार्ज पहले से ही होता है। क्लियर है? तो ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। और चलिए, तो ये तो समीकरण एक तरह से संतुलित है। आगे आपको मिलेगा कि ये समीकरण संतुलित है। चलिए मैं अगला पेज नंबर ये 3 के बाद 4 निकाल लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ, पेज नंबर 3 के बाद 4 पे। यहाँ पूरा का पूरा देखिए आपका चार्ट बनाया हुआ है कि जिंक तत्व पहले यहाँ लिखा है कि जिंक, हाइड्रोजन, सल्फेट, ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अलग, सॉरी सल्फेट बोल रहा हूँ, सल्फर यहाँ अलग अलग लिखा है सल्फर और ऑक्सीजन को, लेकिन ये सल्फेट एक ही जगह लिखे भी तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे जिंक का एक परमाणु यहाँ मतलब अभिकारक में यानी तीर के इस साइड, जैसे ये तीर थी ना, तीर के इस साइड तो 1 है। और इधर उत्पाद में परमाणु की संख्या लेंगे तो उत्पाद में भी 1 है जिंक का, यानी जिंक का दोनों ओर बराबर है। क्लियर है? हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अभिकारक में यानी तीर के इस साइड में 2 है और तीर के उस साइड में यानी उत्पाद में भी 2 है। और यहाँ देखिए सल्फर यहाँ अलग अलग ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो सल्फर देखिए यहाँ अभिकारक में 1 है और उधर उत्पाद में तीर के उस बगल 2 है, मतलब यहाँ 1। ठीक है, यानी दोनों तरफ 1-1। उसी तरह ऑक्सीजन का इधर भी 4 यानी अभिकारक में 4 और उधर 4। ये तो हमने पहले ही देख लिया, यानी ये सब सेम है। लेफ्ट तीर के लेफ्ट हैंड साइड में यानी अभिकारक में और राइट हैंड साइड यानी उत्पाद में। यानी ये समीकरण क्या है जो अभी हमने पीछे देखा, यह समीकरण संतुलित है। यहाँ पे नीचे देख लेते हैं क्या इसका स्टेटमेंट लिखा है कि समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ओके, क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। और अगर यही बराबर न रहता तो असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है। ठीक है, अब देखिए ये एक दिया है कि अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे ये है, ये रासायनिक समीकरण है, इसको हम लोग संतुलित करने का प्रयास करते हैं। चलिए मैं इसको संतुलित पहले ही कर देता हूँ, हालांकि इसका स्टेप वाइज बहुत लंबा ले गया है। इसको 1 मिनट मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, इस पेज पे। चलिए इसको मैं कर देता हूँ। जैसे हम लोग का Fe है, ठीक है, हम लोग का क्या है, इस यहाँ ले लेता हूँ। देखिए Fe फेरस, ठीक है, ये लोहा Fe, ठीक है, प्लस H2O, ये H2O यानी जल से क्रिया करता है तो Fe3O4। देखिए ये Fe3O4 क्या है, इसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, Fe ये भी क्या है, ये आयरन यानी लोहा है। ठीक है, जिसको हम फेरम, इसका लैटिन नाम होता है फेरम, इसको हम लोग फेरम बोलते हैं, ये फेरम। ठीक है, क्या होता है Fe फेरम, लेकिन ये होता है आयरन लोहा। ठीक है, तो Fe ये फेरम है यानी ये लोहे का फार्मूला है। और यह जब जल से क्रिया करता है यानी H2O से, तो ये क्या करता है, फेरम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनता है फेरम ऑक्साइड, या इसको हम आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ये आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है। ये आयरन ऑक्साइड का फार्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। ऐसे तो आप देखे होंगे जब O2 ऐसे लिखा रहता है जैसे H2O, सॉरी ऐसे H2O, तो ये ऑक्साइड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये 4 है तो इसको क्यों ऑक्साइड पढ़ रहे हो, तो इसका थोड़ा बहुत डीपली इसका लॉजिक है, आप 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना ही याद रखें कि Fe3O4 ये आयरन ऑक्साइड या फेरम ऑक्साइड इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो Fe जो होता है यानी आयरन जब अभिक्रिया करता है H2O से तो Fe3O4 बनाता है और उसके अलावा क्या बनाता है, H2O यानी हाइड्रोजन गैस देता है। एक बार मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, काफ़ी ये मतलब दिक्कत वाला हो गया। देखिए Fe जब अभिक्रिया करता है किससे, H2O से, तो यह निर्माण करता है किसका, Fe3O4 का।
और प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस का। अब हमें इसे संतुलित करना है। इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, चलिए मैं इसको एक एक मतलब डिटेल में एकदम संतुलित करता हूँ। देखिए इधर तीर के इधर देखेंगे, जैसे Fe इधर है, Fe इधर कितना है, देखिए 3 है। अब देखिए काफ़ी चीज़ है यहाँ पे मतलब गड़बड़ हो रही है, इधर 3 है, इधर Fe 1 है, तो यहाँ हमें 3 रखना पड़ेगा, तो 3 Fe इधर 3 Fe, ठीक है। ये तो मतलब आयरन का काम क्लियर। अब देखिए H2 यानी हाइड्रोजन का देखते हैं क्या होता है हाइड्रोजन का। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इधर देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। अब यहाँ गड़बड़ होता है। अब ऑक्सीजन 4 करने के लिए क्या पड़ेगा कि यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ 2 लगाएंगे। अब देखिए आपके काफ़ी मन में क्वेश्चन होगा कि आप 2 यहाँ ऑक्सीजन के नीचे भी तो लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए H2O है, ठीक है। अगर यहाँ हम 2 लगाते हैं तो इस पे ऑक्सीजन पे +2 चार्ज होता है, और यहाँ जो हाइड्रोजन होता है उस पर +1 चार्ज होता है, तो +1 और नीचे 2 है, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु हो गए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ नीचे 2 है, इसका मतलब ऑक्सीजन के 2 अणु हो गए, लेकिन इस सॉरी ये -2 चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, तो यहाँ -2 चार्ज, यहाँ -4 माइनस चार्ज हो जाएंगे, तो यह फार्मूला गलत हो जाएगा H2O का, ठीक है। इसलिए ये आगे लगाया, आगे लगाने का मतलब इसके चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 दूना का 4, अब हाइड्रोजन क्या हो गया 4 हो गया, तो अब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन पे सॉरी ऑक्सीजन अगर 4 है ना, तो यहाँ हमें आगे 4 लगाना पड़ेगा भैया, 2 नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन 4 है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 4 लगा दिए, तो 4 तो हम लोग का ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अब 4 दूना का 8 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ भी हम लोग को 4 लगाना पड़ेगा, तब ये जाकर संतुलित होगा। तो इस प्रकार ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। ये आप लोग आगे मतलब आगे में यहाँ, और देखिए इस प्रकार ये जो संतुलित करने की ये विधि है ना, देखिए इसको बार बार कहीं हम 2 लगा रहे हैं, कभी 4 लगा रहे हैं, कभी गलत हो रहा है तो फिर उसको चेंज कर रहे हैं। तो इस प्रकार की ये जो विधि होती है ना, इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि या हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। क्लियर है, क्योंकि बार बार यहाँ हम चेक करते हैं कि यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ 5 हो गया, तो यहाँ ऐसे, तो इस प्रकार इसको हम इसका एक नाम दे दिया गया है हिट एंड ट्रायल विधि या हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको संतुलित किया है। क्लियर है। अब देखिए इसका काफ़ी यहाँ देखिए, 1 मिनट इसको मैं साइड में रख लेता हूँ, 1 मिनट। इसका काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ये देखिए नीचे एक एक मतलब संतुलित कर कर उसका चार्ट बनाया है, फिर एक को संतुलित किया उसका चार्ट बनाया पूरा डिटेल में। तो आप इसको पढ़ते रहना। फाइनली मैंने मतलब इसको मतलब संतुलित कर कर आपको समझा दिया। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे चीज़ें देखते हैं कि आगे की चीज़ें क्या हैं। मैं इस बगल चलता हूँ, 1 मिनट, ओके, इस बगल चलता हूँ। यहाँ चरण आप देखेंगे, यहाँ जैसे यहाँ चरण बनाए चरण 1 2, तो इसी चरण 7 में यहाँ आएंगे तो यहाँ देखिए कुछ चीज़ें लिखा है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे चरण 7 में क्या लिखा है कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ओके, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, इसमें कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जाँच कीजिए, यानी वही अभी हमने जो संतुलित किया, क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए, सही बात है, अभी हमने जो ये समीकरण लिखा है, देखिए ये जो समीकरण लिखा है, ये 3Fe+4H2O संतुलित करने के बाद ये इधर Fe3O4 और 4H2O, तो इसके मतलब किसी भी के बारे में हमें भौतिक अवस्था के बारे में मालूम चल रहा है। तो यहाँ से तो नहीं चल रहा है कि भौतिक अवस्था मतलब एक तरह से भौतिक अवस्था एक तरह से बोल सकते हैं कि यह ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ठीक है। अब क्या यहाँ हम कैसे बोल सकते हैं कि यह ठोस है कि द्रव है तो गैस है, तो इसी को दर्शाने के लिए एक मतलब चीज़ें आती है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन H2 गैस होता है ना, तो इसको दर्शाने के लिए एक ऐसे चिन्ह आता है ऊपर की तरफ कि ये क्या है, गैस है। तो यह H2 अगर यहाँ गैस है तो उसके साथ ऐसा एक चिन्ह लगाते हैं। अगर H2 क्या है कि गैस ना होकर मान लीजिए कभी किसी रासायनिक समीकरण में किसी मतलब अवक्षेप के रूप में तली में बैठ जाए तो उसको ऐसे दर्शा देते हैं। या मान लीजिए कहीं देखेंगे कि हम लोग का या गैस को हम एक ऐसे भी दर्शाते हैं, जैसे ऐसे शॉर्ट में ऐसे G लिख देते हैं नीचे, या साइड में भी ऐसे G लिख देते हैं। अगर कोई चीज़ सॉलिड है, कोई इसमें मान लीजिए सॉलिड जैसे Fe आयरन, तो आयरन तो
वाकई है कि अधिकांश तो सॉलिड ही होगा। तो सॉलिड होगा तो जैसा Fe के आगे हम क्या लिख देंगे, Fe के आगे यहाँ क्वेश्चन में सॉलिड लिख देंगे, या Fe के नीचे भी यहाँ S, यहाँ मतलब S लिख देंगे, मतलब सॉलिड, ये ठोस रूप में है। तो वही यहाँ पे वही यहाँ पे बता रहा है कि ऊपर लिखे संतुलित समीकरण यानी 1.9 की सावधानी से जांच कीजिए, क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञात होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पे वही लिख रहा है कि कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ चीज़ लिखा नहीं है। यहाँ पे कहीं थोड़े लिखा है कि यह एस यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया, यानी इसका मतलब ये सॉलिड है, ऐसा तो लिखा नहीं है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, आगे चलिए, आगे की चीज़ पढ़ते हैं। आगे की लिखा है कि रासायनिक समीकरण, 1 मिनट मैं इसको सीधा कर लेता हूँ और इसको साइड में रख लेता हूँ, थोड़ा ये पंखे के कारण इधर उधर उड़ रहे। ओके, देखिए, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। ओके, सही बात है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय, ये जलीय मतलब जलीय विलयन तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G, L, AQ तथा S से दर्शाया जाता है। यानी कहीं गैस है तो उसको G से, द्रव है तो L यानी लिक्विड, ठीक है, और G मतलब GAS, गैस, ठीक है। और जलीय मतलब कहने का मतलब कि AQ, एक तरह से जलीय विलयन आप समझ लीजिए, तो उसको AQ से दर्शाते हैं। और जो ठोस है उसको हम S यानी सॉलिड से दर्शाते हैं। क्लियर है। उसके अलावा मैं और 1-2 चिन्ह और आपको बताया, जैसे गैस को हम इस तरह ऊपर की तरफ, इस तरह ऊपर के तीर के निशान से भी दर्शा देते हैं, या अवक्षेप होता है उसको नीचे की तरफ हम तीर के माध्यम से भी दर्शा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। अब चलिए, जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए आप, ओके, एस से दर्शाया जाता है। अभिकारक ये उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब AQ, यानी वही एक तरह से बोल सकते हैं विलयन से लिखते हैं, AQ से लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण 1.9 इस प्रकार होगा। जैसे अगर इसकी भौतिक अवस्थाओं को भी हम दर्शा दें तो वो किस प्रकार होगा, जैसे Fe है तो Fe हमेशा सॉलिड रूप में होगा, तो वहीं आगे S लिखा है। S मतलब वो क्या है, सॉलिड रूप में है, ठोस रूप में है। और यहाँ 4H2 है, ये गैस G के रूप में लिखा है। यानी यहाँ जो G है, H2 है भैया, ये H2 है, H2O जो है वो जल के रूप में नहीं, G लिखा है यहाँ, यानी ये गैस यानी भाप के रूप में जो है H2O है, यानी जल जो है यहाँ भाप के रूप में Fe से अभिक्रिया कर रहा है। और अभिक्रिया करने के बाद Fe3O4 बना रहा है जो सॉलिड रूप में है, और 4H2 बना रहा है। H2 चूँकि हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पे G लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये समीकरण का ये आगे हम ये भौतिक इसकी रूप भी दर्शा दिए, भौतिक इसकी अवस्थाओं की भी जानकारी हम दे दिए कि कौन किस रूप में है, सॉलिड रूप में है, कौन ठोस रूप में है, कौन द्रव रूप में है, कौन गैस रूप में है। क्लियर है। तो इस तरह से हम मतलब दर्शाते हैं, किसी तत्व के आगे ऐसे कोष्टक में लिख देते हैं कि वो किस रूप में है, तो उसकी भौतिक अवस्था को हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है कि ध्यान दीजिए, समीकरण 1.10 यानी ये 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि H2O का आगे G लिखा है, यानी H2O का गैस के रूप में प्रयोग किया है। और गैस के रूप में कब प्रयोग किया जाएगा, जब ये H2O जल जो भाप के रूप में होगा, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक न हो। सही बात है, जब तक अगर ये आवश्यक नहीं है ना लिखना, तब तक आप नहीं लिखेंगे, जब एकदम आवश्यक पड़ जाए तभी लिखेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि हर समीकरण में ये लिखना कि ये सॉलिड है, ये गैस है, ये मतलब आवश्यक नहीं है, ये वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के नीचे निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे देखिए, जैसे जब CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, CO जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो गैस रूप में होता है। जब ये हाइड्रोजन गैस से H2 लिखा है ना, ये हाइड्रोजन गैस, ये 2 आगे लिखा है, ये तो समीकरण को संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस से जब अभिक्रिया करता है, और यहाँ देखिए ऊपर इस तीर के लिखा है क्या, 340 ATM, यानी एक तरह से बोल सकते हैं ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और ये उत्प्रेरक क्या है, यह 340 ATM लिखा है। ATM जो होता है ना, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है। क्या होता है, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, यानी एक तरह से वायुमंडलीय दाब बोल सकते हैं। ठीक है, यानी देखिए जो दाब होता है ना, दाब, प्रेशर, उसका एक तरह से ये इकाई है।
देखिए दाब का तो ऐसा आप इकाई पढ़े होंगे, पास्कल भी होता है। तो देखिए वो वाला पास्कल और इसमें अंतर है। वो वाला पास्कल जो आप लोग मतलब फिजिक्स में पढ़ते हो ना, जैसे दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसे हम पास्कल बोलते हैं, ठीक है। वो जैसे हम किसी चीज़ पे ऐसे ऐसे मैं इस पे इस तरह दाब डाल रहा हूँ, नीचे की तरफ ऐसे दाब डाल रहा हूँ, या पेन से इस तरह दाब डाल रहा हूँ, तो उस दाब का मात्रक क्या होता है, उस दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या फिर जिसको पास्कल बोलते हैं वो होता है। लेकिन एक तरह से ये पेन रखा हुआ है, तो ये वायुमंडल के द्वारा, हमारे वायुमंडल के द्वारा इस पेन पे या इस बुक पे या हमारे ऊपर दाब पड़ रहा है, तो उस दाब को हम एटीएम में नापते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो उसको शॉर्ट में हम एटीएम लिख देते हैं। तो यहाँ 340 एटीएम लिखने का यही मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड और या हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया हम 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कराते हैं, ठीक है। और इसके कराने के बाद हम लोग का ये CH3OH का निर्माण होता है, जो लिक्विड रूप में होता है। और ये CH3OH क्या होता है, मैं बता दूं कि CH3OH जो है, इसको हम लोग बोलते हैं मेथेनॉल। ये मेथेनॉल क्या होता है, ये इसके बारे में हम आगे के लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। मेथेनॉल, एथेनॉल, इन सब का, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारी चीज़ें आगे देखने को मिलेगी। अभी के लिए आप इतना याद रख लीजिए, CH3OH को हम लोग मेथेनॉल बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे एक यहाँ अभिक्रिया लिखा है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद ये नीचे कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व करके इस लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं। देखिए यहाँ देखिए, जैसे ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ H2 यानी जल है। ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाता है कि C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है। और O2 यानी यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, और 6H2 यानी जल, यानी ये और ये मिलकर सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में इन चीज़ों का निर्माण करते हैं। ये किस में होता है, ये आप जानते हैं, ये होता है पौधों में। हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उस ऑक्सीजन, मैंने गलत बोल दिया है, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं यानी सांस के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, और जो होता है जल, जो पौधे अपने जड़ों से खींचते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों से प्राप्त कर और अपने जड़ों से जल को प्राप्त कर, जो पत्ते होते हैं, ठीक है, पेड़ों के पत्ते, वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज C6H12O6, ये फार्मूला याद कर लीजिए, ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। उसका यहाँ O2 लिखा है यानी ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और H2 यानी जल का निर्माण तो वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ जल ऑटोमेटिकली है, तो यहाँ भी मतलब जल प्राप्त हो गए ऐसा है नहीं, लेकिन ये निश्चय नहीं है, लेकिन साथ में जल का भी निर्माण करते हैं। ऐसा थोड़े है कि यहाँ जल है तो इधर भी जल होगा, ऐसा निश्चित नहीं, लेकिन जल का निर्माण साथ साथ कुछ जल का निर्माण भी करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ ऑक्सीजन की, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ले रहा है हम लोगों से, और अपने जड़ों से क्या ले रहा है, जल ले रहा है, और ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है, और यहाँ ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है। ग्लूकोज अपने यूज में ले लेता है, और ऑक्सीजन पुनः वो मतलब छोड़ देता है वायुमंडल में, जिसको पुनः हम ग्रहण कर लेते हैं, और पुनः हम ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और यह क्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार जो मतलब हमको चाहिए ऑक्सीजन, तो हमको पौधों से ऑक्सीजन मिल जाता है, और पौधों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाने के लिए, तो हम लोगों से उनको क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। और जल तो चूँकि उनको मतलब ज़मीन से मिल ही जाता है, तो इस प्रकार ये क्रिया चलती रहती है। तो आई होप इस चीज़ का भी मतलब आप समझ गए होंगे। आप इसमें ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, या पूरी की पूरी ये समीकरण भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये मतलब आ जाता है कि जैसे ऐसे क्वेश्चन बना देगा आपके एग्जाम में कि पौधे क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल का निर्माण करते हैं का शब्द समीकरण दीजिए। शब्द समीकरण नहीं गलत का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये रासायनिक समीकरण आपको लिखना पड़ता है। ये क्वेश्चन में कभी कभी 2 मार्क या 1 मार्क में पूछ देते हैं, तो आप इसको पूरा का पूरा इसको कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे लिखा है कि इसी प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं। समीकरण क्या दिया है, इसी प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं। 1.2 ये समीकरण कहाँ है भाई, चलिए ये आगे शायद खोजना पड़ेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए। हम ये प्रश्न दिया है, इसमें कुछ ये समीकरण है, इनको संतुलित करते हैं। जैसे देखिए ये प्रश्न दिया है
ये पेज नंबर 6 पे है और ये 3 ठे प्रश्न दिए हैं, इनको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एक क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन दे देंगे वाई में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ, ओके, मैग्नीशियम रिबन हमने पहले शुरू में देखा था एकदम, को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए भैया, वाई में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन जो है उसको साफ इसलिए किया जाता है कि उस पर जो जमी एक परत होती है, कौन सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, को हटाया जा सके, जिससे वह वायु में आसानी मतलब वायु में आसानी से जल सके। ठीक है, एक मिनट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार और मैं समीकरण उसको लिख देता हूँ। देखिए, जैसे मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम धातु, जब इसको मतलब वायु में खुला आप रख दोगे ना, तो ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होगा, जैसे ये मैग्नीशियम धातु है ना, तो इसके ऊपर ऐसे मतलब कुछ परत इस प्रकार की जम जाती है, वही मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। ठीक है, तो अब इस मैग्नीशियम मतलब को हमें इस तार को जलाना है, तो जलाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम ये ऊपर की मतलब जो ये परत होती है ना, इसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, क्या आते हैं, इसको हम लोग हटा लेते हैं। ठीक है, जिससे ये आसानी से जल सके। तो ऐसे भी आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ किया जाता है ताकि वह आसानी से जल सके। ये भी इसका आंसर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली आंसर बहुत लिखने की कोई वो ज़रूरत नहीं है। देखिए, सेकंड है कि निर्भीक रासायनिक समीकरणों के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ओके, इसको हमें संतुलित करना है। चलिए मैं यहाँ पेज ले लेता हूँ, पेज क्या, एक ये रफ ही ले लेता हूँ, इसी पे हम लोग संतुलित करते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, एक मिनट। चलिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्या है, शायद मैं पेज ही लूँ तो अच्छा रहेगा। एक मिनट, मैं पेज ले लेता हूँ, एक मिनट यार। ओके, मैं ये पेज ले लिया, इसको मैं मोड़ लेता हूँ। ओके, एक मिनट। ओके, मैं मोड़ लिया। चलिए इसको हम लोग संतुलित करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। जैसे इसमें का फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट, देखिए हाइड्रोजन H2, ये हाइड्रोजन है, प्लस क्लोरीन Cl2, एक तरह से बोल सकते हैं, ये क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। HCl क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। देखिए, जो हाइड्रोजन होता है इस पर +1 चार्ज होता है, अच्छा है। क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, ये तो ठीक है, चार्ज समान है। लेकिन इधर देखिए, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ हमें 2 रखना पड़ेगा, और क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ 2 रखे तो यहाँ क्लोरीन भी 2 हो गया। देखिए यहाँ एक चीज़ समझिए, जैसे यहाँ हमने 2 लिखा ना, तो 2 हाइड्रोजन भी इसका मतलब, और 2 क्लोरीन भी। लेकिन यही कहीं ऐसे लिखा हो कि HCl2, तो इसका मतलब ये होता है कि Cl केवल क्लोरीन के 2 अणु है और हाइड्रोजन का एक ही है। क्लियर है, तो ये आगे लिखने का मतलब और ये नीचे लिखने का मतलब आप समझ गए। ठीक है, और ये जो फर्स्ट समीकरण है आपकी ये संतुलित हो गई। जैसे हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन यानी Cl2 ये मिलकर क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं, और आगे ये आप 2 लगा देंगे तो 2 हाइड्रोजन जो इधर है और क्लोरीन 2 है इधर, तो इधर भी वो 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको आप संतुलित कर दिए। ठीक है, अब चलिए इसमें का सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्या है, देखिए सेकेंड है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, BaCl2। यहाँ मैंने Cl2 लिखा क्यों, क्योंकि जो ये है बेरिलियम है ना, जिसको मैंने Ba लिखा है, ये बेरिलियम पे +2 चार्ज होता है। ठीक है, और क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है। यहाँ 2 मैंने इसलिए नीचे लिखा है क्योंकि यहाँ 2 इसके अणु हो जाएंगे, तभी तो -2 माइनस होगा, 2 प्लस होगा, तो इसलिए जो बेरिलियम क्लोराइड है उसका BaCl2 फार्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ एल्युमिनियम सल्फेट है। ठीक है, क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का चलिए मैं फार्मूला लिख रहा था, Al2SO4 थ्राइस। अब देखिए जो यहाँ ध्यान दीजिए, जो ये एल्युमिनियम होता है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एल्युमिनियम पे ना +3 चार्ज होता है। जो एल्युमिनियम है ना उस पर +3 चार्ज होता है, और जो सल्फेट होता है आयन SO4 यानी सल्फेट आयन, उस पर -2 चार्ज होता है। तो देखिए ये फार्मूला कैसे निर्माण है, देखिए यहाँ Al2 लिखा है, यानी इस पे +3 चार्ज होता है एल्युमिनियम पे, और इसके 2 अणु है यानी Al2 और Al2, इस प्रकार 2 अणु हैं, तो इस पे कितना होता है +3 चार्ज, तो +3 यहाँ +3 यानी इस पे 6, यानी यहाँ क्या है +6 चार्ज है। धनात्मक कितना चार्ज है, 6, और यहाँ SO सल्फेट जो सल्फेट आयन होता है उस पर -2 चार्ज होता है, और नीचे यहाँ 3 लिखा है, यानी -2 -2 -2, इसी प्रकार 3 अणु, यानी ये -6, यानी +6 और -6 यहाँ पे बराबर है
प्लस माइनस क्या है, इस पे आयन बराबर है, इसलिए ये फार्मूला ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो इस तरह ये फार्मूला एक तरह से बनाने का एक तरीका भी होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं कि जैसे जल होता है उसका फार्मूला H2O होता है, वो क्यों नहीं आपका H2O2 होता है, तो आप कह सकते हो कि ये यहाँ प्लस हाइड्रोजन पे एक चार्ज होता है, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। तो यहाँ 2 इसीलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु हो जाए, ताकि इस पे इधर भी मतलब +2 चार्ज और इधर माइनस, दोनों पे चार्ज बराबर हो जाए। क्लियर है? ये आप किसी से क्वेश्चन ये पूछ दोगे ना कि H2O जो फार्मूला है इसको हम H2O2 क्यों नहीं लिख सकते, क्या ये जल का फार्मूला नहीं हो सकता? इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो क्या ये नहीं हो सकता है फार्मूला? यही क्यों होगा? ये इंटरेस्टिंग होगा क्वेश्चन पूछने में कि यही मतलब यही क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ 99% इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ये श्योर मैं मतलब श्योर बोलता हूँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने क्लास में ये क्वेश्चन उठाइएगा, अपने टीचर से उठाइएगा। ठीक है, चलिए अब मैं कहाँ चल गया, चलिए इसका पहले हम इसको संतुलित कर लेते हैं। ये जो सेकंड है, जैसे बेरियम क्लोराइड जो है BaCl2, ये एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2SO4 थ्राइस से अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है। ये दूसरी थोड़ी पेन ले लेता हूँ, देखिए क्या होता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ लिखा है कि बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, ठीक है, क्या बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, इसको मैं कोष्ठ में भी कर सकता हूँ, लेकिन छोड़ो, चलिए कोष्ठ में ही कर लेता हूँ। BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। उसके अलावा अब बेरियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, तो यही होगा। क्यों? क्योंकि बेरियम पे +2 चार्ज होता है, तो +2 चार्ज है ही, और SO4 यानी सल्फेट आयन है, तो इस पर -2 चार्ज होता है, तो -2 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड यानी Al और Cl2। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है, Al पे यानी इस पे एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है, अभी हमने देखा एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, ठीक है, अभी हमने देखा। तो यहाँ क्या Cl यहाँ 2 लिखना सही है? नहीं है, यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 3 चार्ज है, तो यहाँ भी क्लोरीन पे 1 चार्ज होता है नेगेटिव, तो यहाँ 3 लिखेंगे, तभी तो 3 क्लोरीन, तो 3 माइनस चार्ज, तो AlCl3 यहाँ पे लिखेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला, ना कि AlCl2। आप ऐसे समझिए कि क्लोराइड है, हम हर जगह क्लोराइड का Cl2 लिखते, तो यहाँ Cl2 लिख दे, तो गलत हो जाएगा भैया। तो ये है पूरा का पूरा ये समीकरण। अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे, देखते हैं क्या यह संतुलित है, देख लेते हैं। जैसे यहाँ बेरिलियम 1 है, इधर मतलब कहने का मतलब कि तीर के इधर, तो तीर के इधर यहाँ बेरिलियम 1 है, इधर देख लेते हैं, यहाँ और कोई नहीं, तो तीर के इधर यहाँ भी बेरिलियम 1 है, बेरिलियम का कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए Cl2 यानी क्लोरीन कितना है, 2 है, उसके अलावा कहीं है नहीं है। अब देखिए यहाँ क्लोरीन, इधर देखिए इधर हम लोग का क्लोरीन कितना है, 3 है, यानी यहाँ अब दिक्कत होने वाली है भैया, यहाँ दिक्कत होने वाली है। ठीक है, चलिए यहाँ थोड़ा अच्छे से मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ थोड़ा ज़्यादा गाँव हो गई, ज़्यादा बताने के चक्कर में। यहाँ देखिए मैं लिख लेता हूँ BaCl2 यह विक्रिया करता है किससे, Al2SO4 थ्राइस से। तो किस चीज़ का निर्माण होता है, निर्माण होता है BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और प्लस AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब इसको हम संतुलित करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेरिलियम। यहाँ बेरिलियम देखिए, बेरिलियम 1, तीर के इधर 1, क्लियर है, बेरिलियम में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्लोरीन में देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, Cl2, उसके अलावा क्लोरीन इधर 1 भी नहीं है। इधर देखते हैं, इधर देखिए 3 है, क्लोरीन 3 है, यहाँ 2 है। अब तो भाई दिक्कत हो गया, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ मैं 6 बना देता हूँ क्लोरीन, मान लीजिए यहाँ 3 रख देता हूँ, तो 3 दूना का 6 क्लोरीन हो गया, और यहाँ पे मैं आगे 2 रख देता हूँ, तो 3 दूना के 6 क्लोरीन हो गया, यानी क्लोरीन का काम खत्म। और बेरिलियम का गड़बड़ हो जाएगा यहाँ 3 लगाने से, क्योंकि यहाँ 3 बेरिलियम हो गया और इधर 1 बेरिलियम है, तो यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा, तभी तो वही 3 बेरिलियम होगा। अब शुरू से देख लेते हैं, 3 बेरिलियम, ठीक है, 3 बेरिलियम इधर, ठीक है, ओके। क्लोरीन 3 दूना के 6 क्लोरीन, इधर तो क्लोरीन है नहीं, अब तीर के इधर यहाँ 3 दूना के 6 क्लोरीन, यानी बेरिलियम क्लोरीन अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे वाला देखते हैं, एल्युमिनियम Al2 लिखा है, Al2 यानी एल्युमिनियम के 2 अणु, तीर के इधर एल्युमिनियम के, यहाँ देखिए 2, यहाँ भी एल्युमिनियम के 2 अणु है, यानी एल्युमिनियम 2, इधर भी 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
सीधे यहाँ देखिए हम सल्फर देख सकते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं अलग अलग, लेकिन सीधे हम सल्फेट का आयन देख लेते हैं। SO4 है सल्फेट, नीचे थ्राइस लिखे हैं यानी 3, सल्फेट के 3 आयन। अब देखिए SO4 यहाँ सल्फेट है, इसको मैं कोष्ठ में भी लिख सकता हूँ, ये आगे 3 लिखा है यानी ये 3 सल्फेट के 3, यानी सल्फेट 3 है, इधर भी सल्फेट 3 है। अलग अलग भी देखते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे 3 लिखा है मतलब सल्फर कितना 3, तो सल्फर इधर 3, और देखिए ये क्या है कि 4 तिहाई 12 ऑक्सीजन, यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन O4 नीचे लिखा है तो 4 तिहाई 12 ऑक्सीजन। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरह से पूरी की पूरी ये समीकरण क्या हो गई आपकी, संतुलित हो गई। ये पूरी की पूरी तरह से हमने बेस्ट तरीके से इसको चेक भी कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं भैया, आगे जो अगली समीकरण है उसको देख लेते हैं। अगली समीकरण क्या है, यहाँ पे आप देखिए सोडियम है, सोडियम तीसरी मैं लिख लेता हूँ, 1 मिनट। सोडियम प्लस जल, सोडियम यानी N है सोडियम, और मैं बता दूं कि सोडियम पे +1 चार्ज होता है, आप हमेशा याद रखिएगा सोडियम पे कितना होता है, +1 चार्ज होता है। सोडियम जब अभिक्रिया करता है किससे, जल से, जल यानी H2O फार्मूला होता है जल का, तो क्या बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फार्मूला। अब देखिए OH जो होता है ना, इसको हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, यहाँ लिखा है ना हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड पे -1 चार्ज होता है, या हाइड्रोक्साइड एक आयन होता है जिसपे -1 चार्ज होता है, और सोडियम पे पहले मैं बताया यहाँ पे कि +1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर +1, यानी ये फार्मूला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, NaOH फार्मूला सही है। ओके, उसके बाद यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होता है यानी H हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन को H सीधे लिख सकते हैं, या H2 यहाँ पे होता है, ये तो H उसका प्रतीक हो जाएगा, H2 इस तरह हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक तरह से यहाँ गैस का निर्माण होता है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो सोडियम और जल जब अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का एक तरह से बोल सकते हैं निर्माण होता है। अब देख लेते हैं ये समीकरण संतुलित है, तो यहाँ इस पेन से मैं लेता हूँ, जैसे यहाँ पे सोडियम है, इधर सोडियम 1 है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन केवल H2 लेते हैं तो हाइड्रोजन के 2, मतलब एक H2 नीचे लिखा है यानी 2 हाइड्रोजन है, इधर H2 ठीक है, लेकिन यहाँ 3 है, 3 है तो फिर गड़बड़ है भैया, 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ तो अब गड़बड़ है ना, इधर 2 है, तो इधर हम दोनों ओर समान करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन समान करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ मैं 2 लगाता हूँ तो अच्छी बात है, अगर 2 लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4 हो जाएगा, लेकिन इधर अभी केवल 2 है तो यहाँ 2 लगाते हो तो 2 दोनों के 4 हाइड्रोजन, ये नहीं हाइड्रोजन ठीक, और सोडियम यहाँ 1, यहाँ देखिए सोडियम भी अब दिक्कत हो गया क्योंकि आगे 2 लग गया तो सोडियम भी 2, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, यानी 2 सोडियम हो गया। ठीक है, 2 सोडियम हो गया, हाइड्रोजन 2 दोनों के 4, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ 2, 4 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन का आगे यहाँ 2 लगाए तो यानी ऑक्सीजन 2, तो यहाँ 1 ऑक्सीजन और यहाँ 2 लगा है तो आगे 2, यानी समीकरण ये संतुलित हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार इस समीकरण को हमने संतुलित कर लिया। चलिए इस प्रकार ये सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भैया। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके, एक बार मैं और पढ़ लेता हूँ, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के साथ, ओके अवस्था के साथ लिखना है, जैसे वो किस रूप में है, जैसे सॉलिड रूप में है कि लिक्विड रूप में है। ऐसे मैंने अभी बताया था ना कि सॉलिड, जैसे कोई चीज़ है जैसे Fe है तो उसके आगे सॉलिड है तो S लिखना पड़ेगा, तो ही लिखा है कि उसकी अवस्था के रूप में, ठीक है, लिखना है आपको। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी संतुलित करना है, उसके साथ अवस्था भी लिखना है कि सॉलिड है, लिक्विड है कि क्या है। चलिए भाई लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मैं कर लेता हूँ, 1 मिनट। ओके, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे जल में यहाँ लिखा है ना कि जल में बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, ये फार्मूला सही है क्योंकि बेरिलियम पे +2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 होता है, लेकिन नीचे 2 लिखा है, क्लोरीन के 2 अणु यानी 1 1 2 माइनस चार्ज। ठीक है, तो यानी 2 + चार्ज 2 माइनस चार्ज, फार्मूला ठीक है। जल में बेरिलियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, सोडियम सल्फेट यानी देखिए सोडियम सल्फेट NaSO4, आप यही लिखेंगे फार्मूला किसका, सोडियम सल्फेट का भैया, लेकिन ये फार्मूला गलत हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए जो सल्फेट होता है आयन उससे -2 चार्ज होता है और सोडियम पे +1 चार्ज होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ नीचे 2 लगा देंगे। नीचे 2 लगाने का मतलब सोडियम 2 हो गया, सोडियम अगर 2 हो गया Na तो एक पे +1 चार्ज, एक पे +1 चार्ज, 2 प्लस चार्ज हो गया और यहाँ इस पे -2 चार्ज होता है, यानी अब ये फार्मूला सही हो गया। तो सोडियम जो सल्फेट लिखा है उसका फार्मूला Na2SO4 होगा, ये राइट फार्मूला होगा। ठीक है, आई होप आप इसमें आप फार्मूला लिखने को भी मतलब सीख रहे हो। ठीक है, तो ये सोडियम सल्फेट के विलयन
अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, ओके, ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ये फार्मूला सही है क्योंकि सोडियम पे +1 चार्ज, क्लोरीन पे -1 चार्ज, ठीक है। तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। और उसके अलावा क्या बनाते हैं, एक मिनट कहाँ गया, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, ओके, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, बेरियम सल्फेट का ये क्या हो गया, अवक्षेप हो गया। और इस फार्मूले को चेक कर लेते हैं, बेरियम पे +2 चार्ज और सल्फेट में -2 चार्ज, तो ये ठीक है, ये फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको हम प्रदर्शित कर लें। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, ओके, इनका दोनों का हम क्या लेते हैं, विलयन लेते हैं। तो विलयन यहाँ का है क्या कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ अवस्था के संकेत लिखना है, यानी वो किस रूप में है, सॉलिड रूप में है, लिक्विड रूप में है, किस रूप में है। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 तथा सोडियम सल्फेट के विलयन यानी दोनों के विलयन। तो विलयन यानी आगे आप क्वेश्चन में यहाँ AQ लिख देंगे, क्योंकि विलयन को AQ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ भी आप क्वेश्चन में आगे AQ लिख देंगे, AQ इस तरह कुछ लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रदर्शित करता है AQ कि ये BaCl2 जो है ये विलयन रूप में है, और ये जो Na2SO4 है ये भी क्या है, विलयन रूप में है। तो जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके, यानी ये दोनों क्या अभिक्रिया करके विलयन, यहाँ बार बार यहाँ विलयन शब्द यूज बोल रहा है, तो यहाँ AQ हमने लिख दिया, यानी विलयन रूप में है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, ओके, सोडियम क्लोराइड NaCl का विलयन, देखिए सोडियम क्लोराइड का विलयन यानी विलयन रूप में है AQ, यहाँ भी लिख लेंगे, तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। अब देखिए अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। अवक्षेप कहने का मतलब देखिए, जैसे ये जल है, तो जल में कोई चीज़ अभिक्रिया की, तो अवक्षेप मतलब अवक्षेप ऐसे मैंने आपको अभी बताया कि इसका तीर ऐसे दर्शाते हैं। तो यहाँ ऐसे हम दर्शा भी सकते हैं तीर से, ऐसे इसको हम दर्शा सकते हैं कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन रहा है, ठीक है। अवक्षेप बनने का मतलब क्या कि वो सॉलिड रूप में रहेगा तभी तो अवक्षेप बनेगा। नीचे अगर इस तरह ये तली में मतलब जम जाएगा, यानी हम एक तरह से यहाँ पे इस तीर को भी इस तरह नीचे मुख यहाँ दर्शा सकते हैं, या तीर को ना दर्शा तो यहाँ S लिख सकते हैं, मतलब यह सॉलिड रूप में है। बेटर रहेगा कि यह तीर भी दर्शाएं, क्योंकि यहाँ पे बेरियम सल्फेट का अवक्षेप शब्द यूज कर रहा है, तो अवक्षेप मतलब ऐसे तीर आप दर्शा देंगे, तीर से ऐसे मतलब ये क्लियर हो जाता है कि वो सॉलिड रूप में है, तभी तो नीचे अवक्षेप बनकर तली में जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये तो हमने दर्शा दिया। अब इसको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी हमें इसको संतुलित भी करना है। तो देखो संतुलित हम लोग कैसे करेंगे, जैसे यहाँ देखो ये BaCl2 है, ठीक है, यहाँ Na2SO4 है, ओके, और यहाँ क्या है NaCl और यहाँ BaSO4। अब इसको हम संतुलित करते हैं। जैसे यहाँ देखिए Ba यानी बेरियम है, और कोई इधर वाला हम जानते हैं कि तीर के इधर वाला क्या होता है, अभिकारक होता है। तो अभिकारक में और कहीं बेरियम नहीं है। इधर उत्पाद में देखते हैं तीर के इधर, तो यहाँ बेरियम, ठीक है, यानी बेरियम दोनों तरफ एक एक है। अब देखिए क्लोरीन देखते हैं, यहाँ Cl2 और इधर कोई क्लोरीन नहीं है। इधर देखते हैं यहाँ Cl, ओके, यहाँ Cl और कहीं Cl नहीं है, लेकिन इधर 2 है Cl, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ आगे 2 लगाना पड़ेगा। मैं रेड पेन से लगा लेता हूँ। यहाँ आगे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ Cl2 है और यहाँ Cl एक ही है, तो आगे हम 2 लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि इधर भी Cl2 हो जाएगा, इधर Cl2 हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं थोड़ा, इससे बेरियम की स्थिति घबराई तो नहीं। तो यहाँ बेरियम 1 है, इधर बेरियम 1 है, नहीं घबराई, ठीक है, बेरियम ठीक है, क्लोरीन भी ठीक हमने कर लिया। अब देखते हैं सोडियम, देखते हैं, देखिए यहाँ Na यहाँ नीचे 2SO4 लिखा है, SO4 यानी सोडियम सल्फेट का ये फार्मूला है Na2SO4, ठीक है। तो Na2 है यहाँ पे, यानी सोडियम 2 है, तो यहाँ Na सोडियम का 2 लगे हैं, यानी 2 सोडियम है, ठीक है। और SO4 क्या है, SO सल्फेट का आयन है, ठीक है, एक। तो यहाँ देखिए सल्फेट का एक आयन, यानी ये पहले से ही संतुलित है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, ये पूरी तरह संतुलित है। क्योंकि अभिकारक और उत्पाद में प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर है, और संख्या बराबर है तो दोनों तरफ द्रव्यमान भी बराबर होगा, यानी यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगी, तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्लियर है भाई, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए हाइड्रोक्साइड लिखा है, वो हाइड्रोक्साइड होता है, पता नहीं क्यों ये वाला होता है, कभी कभी ये
इस तरह लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोक्साइड भी कहीं कहीं लिखता है, कहीं कहीं हाइड्रोक्साइड लिखता है, जो मैंने आपको बताया OH, जिस पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यानी कोष्ठ में जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखिए ये भी विलयन रूप में है, ये भी विलयन रूप में, यानी एक लिखेंगे आगे प्रतीक के रूप में, ठीक है। जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। ओके ओके ओके, यहाँ मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ओके यार, यहाँ दिक्कत हो रहा है इस पे। ओके, ये वाला ले लेता हूँ पेज। ये लास्ट क्वेश्चन है भैया, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जैसे ये फर्स्ट लिखा है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया ना, ये सेकंड क्वेश्चन। ये क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। फार्मूला का चेक कर लेते हैं कि ये सही है गलत है। तो देखिए सोडियम पे मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होता है, OH हाइड्रोक्साइड आयन होता है, जिसपे -1 चार्ज होता है, यानी फार्मूला ये ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यानी कोष्ठ में यहाँ हम क्या लिख देंगे AQ प्रदर्शित करते हैं कि यह विलयन रूप में है। का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करता है। तो प्लस यहाँ कर लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, उसका फार्मूला होता है HCl, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, क्लोरीन पे -1 चार्ज, यानी ये फार्मूला बिल्कुल क्लियर है। ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला। यह भी क्या है, यहाँ लिखा है कि विलयन रूप में है, तो आगे AQ इस तरह लिख लेंगे। से अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया करता है, तो तीर का निशान अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, अभिक्रिया करने के बाद होता है जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। अब देखिए यहाँ सोडियम पे +1 चार्ज, क्लोरीन पे -1 चार्ज, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला सही है। सोडियम क्लोराइड का विलयन, ओके, इसका विलयन यानी AQ बनाता है, ये Q है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है, जल यानी H2O। और चूंकि जल किस रूप में होता है, लिक्विड रूप में होता है, यानी द्रव रूप में होता है, तो यहाँ कोष्ठ में L लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम संतुलित करते हैं भैया। सोडियम देखते हैं, देखिए सोडियम यहाँ इधर तीर के इधर यानी अभिकारक में देखते हैं, इधर 1 है, और इधर अगर देखें तो यहाँ भी देखिए सोडियम कितना है, 1 है, ठीक है। सोडियम में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है और कोई इधर ऑक्सीजन नहीं है। तीर के उधर देखते हैं, तीर के इधर देखिए ऑक्सीजन इधर 1 है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन भी संतुलित है। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन एक यहाँ एक हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन हो गए। इधर देखते हैं, देखिए यहाँ H2 लिखा है, यानी 2 हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन भी ठीक है। अब क्या बचा, अब क्लोरीन बचा। क्लोरीन 1 है, तीर के इधर, तीर के इस बगल भी क्लोरीन क्या है, 1 है, यानी ये भी बराबर है हर एक, मतलब परमाणु, यानी कोई दिक्कत नहीं, ये भी संतुलित है, दोनों तरफ से द्रव्यमान संरक्षित है, ये भी संतुलित है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, जो प्रश्न था पेज नंबर 6 पे, और एकदम अच्छे से मैंने एक एक चीज़ें आपको एकदम डिटेल में बिल्कुल एक एक समझाई। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं यार, लेकिन इतनी डिटेल में आई होप आप नहीं पढ़े होंगे कभी। अगर आप पढ़े हैं ना पहले कहीं यूट्यूब पे किसी से, या फिर कोचिंग या फिर स्कूल में शायद तो आपको ऐसे पढ़ाया जाता होगा, मैं आशा करता हूँ, लेकिन कोचिंग में मुझे नहीं लगता ऐसे पढ़ाया जाता होगा। वहाँ पे सीधे रासायनिक समीकरण क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, ऐसे ऐसे चलो भैया हो गया। लेकिन इस तरह से पढ़ने में यार मज़ा आता है। अगर आप मतलब अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यही तरीका है पढ़ने का। साइंस को भी ऐसे पढ़ो, सोशल साइंस को भी ऐसे, हर सब्जेक्ट का पढ़ने का यही तरीका होता है, ठीक है। देखिए जो UPSC का तैयारी करता है ना, UPSC के जो सब तैयारी करते हैं मतलब IAS के लिए, वो क्या करते हैं कि आपकी पूरी की पूरी जो NCERT बुक है ना, सोशल साइंस की या साइंस जो भी होता है, जिस सब्जेक्ट से वो अपना मतलब IAS की प्रिपरेशन करते हैं, उसको लेकर ऐसे ही एक एक लाइन पढ़ते हैं भैया, एक एक लाइन को ऐसे मतलब वो हाईलाइट करते हैं, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करते जाते हैं। डिटेल में पढ़नी पड़ती है, अगर डिटेल में आप नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे चलकर पढ़नी पड़ेगी। तो अब आगे चलकर क्यों पढ़े भाई, अभी से पढ़ लो, आसान रहेगा आगे चलकर। तो यही मेरा कहने का मतलब कि आप जो भी चीज़ पढ़ो वो चीज़ें डिटेल में पढ़ो। अब देखिए अगर मैं ऐसे बता दिया तो कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, और आगे आकर इसको मैं मतलब सॉल्व करने लगता, तो बीच में बहुत सारे आए शब्द, जैसे किण्वन आया, किण्वन क्या होता है, बहुत सारे जगह, जैसे एक जगह जैसे स्पिरिट लैंप आया, स्पिरिट लैंप क्या होता है, अब आपको समझ नहीं आया होगा कि स्पिरिट लैम्प क्या होता है। या बर्नर एक था, बर्नर क्या होता है वो समझ में नहीं आया, वो क्या होता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें छोड़ जाती है आपकी, तो इसलिए मैंने एक एक चीज़ें एकदम डिटेल में कराई हैं।
तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, ये जो भी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये हम लोग पढ़कर ये पूरा का पूरा आप लोग का थ्योरी समाप्त करेंगे। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी के प्रश्न, उसको सॉल्व करेंगे और आपका इस चैप्टर को सॉल्व पूरा हल मतलब ख़त्म कर देंगे, एंड कर देंगे। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हालांकि अभी टाइम है अगला चैप्टर स्टार्ट करने में, अभी शायद इसके 3 लेक्चर आपके आए, उसके बाद अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। आपका टाइम से भी दिसंबर तक मैं आपका सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, मेरा बिल्कुल 100% प्लान है, कोई दिक्कत दिसंबर से आगे नहीं जाएगा। दिसंबर तक मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस थैंक यू।